आत्मकथा के बहुत सारे आयाम हैं, जहाँ वो आपको आपके कंफर्ट के दायरे से बाहर निकालती है। ये आत्मकथा कई मायनों में अपने जो दायरे हैं, उनको तोड़ती है, साहित्य के कई जो पैमाने हैं, उनको भी तोड़ती है। कई बार साहित्य को बहुत सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम की बात कह दी जाती है, लेकिन साहित्य हर बार आपको कुछ सुंदरता ही दिखाए, ये ज़रूरी नहीं है। जीवन के जो बेहद कुरूप मामले हो सकते हैं, ऐसे अंधियारे गलियाँ जहाँ चिन्हे ना गए हों लोग, जहाँ तमाम तरह की परेशानियाँ हों, जहाँ अंधेरों में बहुत सारे रंग खो गए हों, ये आत्मकथा उन रंगों की पहचान कराती है, उन गल नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं साक्षी का बयान। आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में हूं और आज यहाँ बेचैन जी की किताब का लोकार्पण हुआ। मेरे साथ में खुद स्वयं लेखक की पत्नी मेरे साथ में मौजूद है। आपका स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रजत रानी मीनू हूँ जी। और आज एक अवसर है, मेरा बचपन मेरे कंधों पर छात्र संस्करण और जीवन जिंदगी को ढूंढते हुए आत्मकथा को लिपिबद्ध होने से पहले मैं इसको सुनती रही हूँ, पढ़ती रही हूँ और ये हर बार जितने भी, क्योंकि इसके कार्यक्रम हुए, मैंने बहुत सारे कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेखक को हर बार सुना है और हर बार ये लगता है कुछ नया है। और नया इस मायने में है कि ये एक बच्चे की संघर्ष गाथा तो है ही, और ये ऐसे बच्चे की संघर्ष गाथा है कि हम इस जो बच्चा कई जो रूप हैं यहाँ पर काम करते हुए तमाम आज भी हम नगरों महानगरों में देख सकते हैं, तो लगता है कि ये एक शिवराज सिंह बेचैन की आत्मकथा नहीं है। ये तमाम उन संघर्षशील छात्रों की, उन संघर्षशील जो सपने पाले हुए हैं बच्चे, जो कुछ वो बनना चाहते हैं, उनकी आत्मकथा है। एक प्रेरणा का स्रोत है और इससे एक ये शिक्षा मिलती है कि रास्ते कितने भी कठिन हों, अगर आपके हौसले बुलंद हैं और तो आप उस जो भंवर है उस भंवर से कैसे ना मतलब कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे, अगर इच्छा शक्ति है। तो एक इच्छा शक्ति को दर्शाता है, एक सफलता की कहानी है और लाखों बेचैन जैसे छात्रों मजदूरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। मुझे ये बताइए, आप हिंदी की प्रोफेसर भी हैं, आत्मकथा लिखना बहुत ज्यादा टेढ़ा काम है एक राइटर के लिए, तो आपने उनको एक पत्नी के रूप में क्या आपकी भूमिका रही है किताब को लिखने में? हाँ, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आत्मकथा किसी के लिए लिखना, और खास तौर पर उस पलों को, उन घटनाओं को लिखना जो आपके बहुत कटु अनुभव हैं। वो ऐसे कटु अनुभव हैं कि वो जाति से जुड़े हुए हैं, वो गरीबी से जुड़े हुए हैं, आपकी उपेक्षा से हैं, आपके तिरस्कार से हैं, क्योंकि समाज में एक ऐसा वातावरण है कि हम अपने ऐश्वर्य का, हम अपनी संपन्नता का, हम अपनी ऐश्वर्य का, इन सब का बखान बहुत मतलब बहुत खुशी से करना चाहते हैं, लेकिन अपनी गरीबी का जो हमारी कमी है उनको बहुत कम लोग बताते हैं। तो उसको बताने से देखिए इसमें जो असर है, तो जो समाज के कैसे लोग हैं उसका सकारात्मक प्रभाव तो ज्यादा है, लेकिन नकारात्मक इस रूप में है कि जिनमें पात्रता नहीं होती है, तो वो और या जो ईर्ष्या कर रहे होते हैं उनमें बहुत सारे नकारात्मक तत्व भी मिल जाते हैं और उनका हमें सामना भी करना पड़ता है। मैं सर की आत्मकथा पर कुछ कह पाऊँ। सर की आत्मकथा मैंने अधिकांश चैप्टर को पढ़ा है, अधिकांश टॉपिक को पढ़ा है। उनके जीवन के गाथाएं, संघर्षमयी जो गाथा है, यही सर के पुस्तक में है कि उन्होंने बचपन से लेकर के बिल्कुल एकदम शून्य स्तर कह सकते हैं, वहाँ से लेकर के संघर्ष सर ने कैसे किया, कैसे संघर्ष करके और सर आज उच्चतम शिखर तक पहुँचे हैं। तो हम सभी शोधार्थियों के लिए और सभी विद्यार्थियों के लिए वो पढ़ने लायक है, प्रेरणादायी है। सर कैसे नींबू बेच करके, सर कैसे मतलब कठिनाइयों का सामना करते हुए सर आगे बढ़े हैं, तो ये बहुत भावुकता से भरा हुआ है। मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत द्रवित हो जाती हूँ। मैं प्रोफेसर संगीता वर्मा हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज मैं बेचैन सर की पुस्तक पर आधारित जो आत्मकथा है
इसके परिचर्चा में उपस्थित हुई और सर की परिचर्चा के जो किताब पर जो परिचर्चा है उसके दौरान मैंने ये पाया कि जो इनका जो जीवन है वो जीवन की प्रतिछाया है और उन सभी बच्चों की ओर संकेत करता है जो कि बाल श्रम से गुजर रहे हैं और जिनका जो बचपन है, बचपन नहीं रहा है, वो एक तरह से जो कंधों पर ढो रहे हैं अपने बचपन को, श्रम करते हैं, पढ़ते हैं, कठिनाइयों से जूझते हैं और अपना एक लक्ष्य साधे उसको पाने की वो कोशिश करते हैं, सफलता की ओर बढ़ते हैं। सर से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और दूसरी उनकी किताब है जिंदगी को ढूंढते हुए, वो भी बड़ी ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है सर की। दोनों ही प्रेरणा दायी पुस्तकें हैं, सभी को अवश्य पढ़ना चाहिए। सर की आत्मकथा मैंने अपने एमए के दौरान पढ़ी थी। जब मैंने ये आत्मकथा पढ़ी तो उसमें एक बच्चे का जो संघर्ष मैंने देखा कि कैसे एक छोटा बच्चा दिल्ली आता है, दिल्ली आने से पहले उसके पढ़ने की भूख क्या थी, वो कैसे पढ़ता है। वो 1 रुपये चुराता है अपने पिता की जेब से, 1 रुपया चुराने की उसको जो सजा मिलती है, अस्थियों के अक्षर उनमें उसमें उन्होंने कोट किया कि उनके वो अक्षर थे जो पढ़ने की भूख थी, वो उनकी अस्थियों पे चिन्हित हो गए क्योंकि वो आगे पढ़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे। जब वो वहाँ से निकले दिल्ली में आके, अब दिल्ली की गलियों में घूमते हुए उन्होंने उनका स्वाभिमान भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि जब उन्हें किसी ने अपने कपड़े दिए कि बेटा ये कपड़े तुम पहन लेना, तो उनके मौसा जी ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, ये वापस दे के आओ, तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ना चाहते हो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। और ये चीज़ मैंने अपने जीवन से ऐसे जोड़ी क्योंकि जब बचपन से मैंने देखा है मेरे घर में बाल श्रम में हम बच्चों ने किया है, उसको करते हुए हम पढ़ाई की, पूरा दिन वो उस दौरान गुजर के जब मैं आत्मकथा सर की जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम भी हाँ, कि सर हमें प्रेरणा दे रहे हैं, सर हमारे प्रेरणा स्रोत बने हैं। आपका नाम? वंदना। वंदना, क्या कहेंगी आज आत्मकथा का जो विमोचन हुआ है? मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथा है और इस रूप में भी बहुत कई बार पढ़ा और सराहा गया है। तो इसका विमोचन जब दिल्ली विश्वविद्यालय के इतने सुंदर केंद्र में, इतने बड़े पैमाने पर होता है जहाँ कुलपति महोदय खुद आ रहे हैं और उस पर इतनी सुंदर उन्होंने नोट्स दिए हैं, तो मुझे लगता है हर पाठक को उसको पढ़ते हुए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बहुत गहराई के साथ आज आत्मकथा पर अपनी चर्चा करी। तो आत्मकथा के बहुत सारे आयाम हैं जहाँ वो आपको आपके कंफर्ट के दायरे से बाहर निकालती है। ये आत्मकथा कई मायनों में अपने जो दायरे हैं उनको तोड़ती है, साहित्य के कई जो पैमाने हैं उनको भी तोड़ती है। कई बार साहित्य को बहुत सुंदर, सत्यम शिवम सुंदरम की बात कह दी जाती है, लेकिन साहित्य हर बार आपको कुछ सुंदरता ही दिखाए ये जरूरी नहीं है। जीवन के जो बेहद कुरूप मामले हो सकते हैं, ऐसे अंधियारे गलियां जहाँ चिन्हे ना गए हों लोग, जहाँ तमाम तरह की परेशानियां हों, जहाँ अंधेरों में बहुत सारे रंग खो गए हों, ये आत्मकथा उन रंगों की पहचान कराती है, उन गलियों में हाथ पकड़ कर ले जाती है, अपने अंधेरों के साथ हमें शामिल करती है और फिर एक रोशनी देती है उनसे निकलने का, हौसला देती है अपनी स्थितियों को बदलने का, जज्बा देती है कि आप संघर्ष भले ही कितने रास्ते में क्यों ना हो, लेकिन अगर ज्ञान की भूख होगी तो निश्चित तौर पर आप रोशनी जो है अपनी खुद बनते हुए अपना रास्ता खुद तलाश लेंगे। मुझे लगता है ये आत्मकथा इस रूप में बहुत खास है और पाठकों में बहुत सराही तो जा ही रही है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है मैं उन्हें इसे इस रूप में भी रिकमेंड करती हूँ कि उन्हें इस आत्मकथा के साथ जरूर एक बार गुजरना चाहिए, क्योंकि नए मौके उनको मिलेंगे, नई चीजों को देखने का, तलाशने का उनको एक अवसर। आपने वंदना आत्मकथा की तारीफ की है, मापदंड इसके क्या होंगे आगे? मुझे लगता है एक आत्मकथा के मापदंड तय करने से पहले हमें ये देखना होगा कि आत्मकथा कौन सी आत्मकथा है, क्योंकि हिंदी साहित्य में जो प्रचलित रूप आत्मकथा के मिलते हैं वो हिंदी साहित्य के 2 रूप में, मतलब मैं उनका अध्ययन करती हूँ। एक दलित वर्ग की आत्मकथाएं जो बेहद चर्चा पा चुकी हैं, पाठकों के बीच अपनी जगह बना रही हैं, ढेरों उसके संस्करण आ रहे हैं, काफी प्रकाशित हो रही हैं। और दूसरा है गैर दलितों के द्वारा लिखी गई आत्मकथा, जो कि शुरुआत से लिखी जा रही थी। उसमें जो परंपरा और पैमाना था वो ये कि ऐसा जीवन जो उपलब्धियों से भरा रहा हो वो उनकी आत्मकथा में आया, लेकिन जो दलित आत्मकथाएं थी उन्होंने इसे पलट दिया और ऐसा जीवन जिसमें कोई उपलब्धि नहीं थी, जिसमें आप संघर्षों से भरा हुआ जीवन है, जो भेदभाव झेल रहा है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, उसकी कहानी इन आत्मकथाओं ने तय करी। तो कसौटी यही मैं मानती हूँ दलित आत्मकथाओं की, जहाँ ये जीवन आ रहा हो,
जहाँ इन सब चीज़ों की चर्चा हो रही हो, वही आत्मकथा श्रेष्ठ है जो अपनी संस्कृति को उसमें दिखा रही है। नाम? मेरा नाम सुरेंद्र है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी शोधार्थी हूँ हिंदी विभाग में। जैसे कि आज सर की आत्मकथा का एक संस्करण आज जो लोकार्पण हुआ है, इसमें कि हमें उनकी आत्मकथा मेरा बचपन मेरे कंधों को केंद्र में रखा गया है। इस आत्मकथा में उनके जीवन के उन तमाम घटनाओं को रखा गया है जो उन्होंने भोगा। और उसको सर ने जब अपना इंटरव्यू भी दिया था एक बार, तब उन्होंने पूछा गया था कि आपने इतनी बड़ी आत्मकथा कैसे लिखी, तो वो कहते हैं कि जो मैं अपने जीवन में भुला नहीं सका वो मैंने उसे लिखा, और जो मेरे को दिन रात कचोटता भी है। तो इस आत्मकथा में जो हमें देखने को मिलता है वो मानवता का वो रूप मिलता है कि व्यक्ति चाहे कोई भी हो, किस प्रकार से एक राष्ट्र के निर्माण में भूमिका अदा करता है। सर उनकी ज़िंदगी बहुत संघर्ष में रही है। बाल्य व्यवस्था बहुत ही दीनहीन, बाबा साहब अम्बेडकर की तरह कह सकते हैं उसे, और उन तमाम दलित, शोषित, वंचित समाज के बराबर है जो आज के दौर में कहीं न कहीं संघर्ष कर रहे हैं। आप पूरे संपूर्ण भारत में देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हास्यकृत समाज है जो मुख्यधारा में आने के लिए बहुत बेबस है, और उसको मुख्यधारा में स्थान मिलना भी चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा रूप के रूप में नहीं होना चाहिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का रूप दिखाते हैं कि भारत है जिसने मुकुट पहन रखा है और बाकी शरीर उसका दुर्बल है। तो ऐसी स्थिति हमारे भारत की नहीं होनी चाहिए। भारत का कोई भी बच्चा हो, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित, कोई सी भी समाज से आता हो, वो अंततः एक भारतीय है, और प्रत्येक भारतीय के लिए आत्मकथा अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा की स्रोत है कि वो मुख्य धारा में आए। मैं शोधार्थी हूँ। शोधार्थी हैं। जी। क्या कहेंगी आत्मकथाओं के बारे में? आत्मकथा जो सर ने लिखी है उसमें जो संघर्ष हमें जो देखने को मिलता है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व को किन किन संघर्षों से उभारा है, और उस व्यक्तित्व की जो छाप जो हमारे जीवन पर पड़ती है, जब हम शोधार्थीगण उस आत्मकथा को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर की जो रूह है वो ये हमें बार बार बोलती है कि संघर्ष जो हैं आपके जीवन में, आप उनसे जूझिए और फिर अपने जो रास्ते हैं उनको तलाशिए। का हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ। मैंने मेरा बचपन मेरे कंधों पे मैंने अपनी ग्रेजुएशन टाइम में पढ़ी थी, जिसमें कि मुझे पढ़ के उसमें मेरी खुद की अपनी अनुभूति समझ में आई कि उस आत्मकथा को पढ़ने पर जो है कि किसी व्यक्ति का संघर्ष चाहे कितना भी हो, अगर वो लगन मेहनत से अपनी चीज़ों को करता है और जीवन में कुछ करना चाहता है तो उस लक्ष्य को वो पा सकता है। ये आत्मकथा मेरा बचपन मेरा कंधों पर, ये मुझे प्रेरणा देती है। और जिसमें कि उसमें चाहे कोई व्यक्ति जो ना भी चीज़ों को समझ पा रहा हो सही से ढंग से, पर उन्होंने इतनी सरल भाषा में लिखी है, आम जन की भाषा में लिखी है कि वो किसी को भी उसके संघर्ष और कहानी की रूपरेखा को व्याख्या करके उसको दर्शा सकते हैं और बता सकते हैं।